हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th का सिलेबस। क्लास 12th का सिलेबस पढ़ रहे थे फिजिक्स के लिए। इसमें हमने शुरू किया है फर्स्ट चैप्टर, और फर्स्ट चैप्टर क्या है आपका? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस पर पढ़ लिया है कि आपका चार्ज किसे कहते हैं, यानी कि आवेश किसे कहते हैं। ठीक है। फिर हमने पढ़ लिया है कि ये टाइप ऑफ चार्ज कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ लिया। फिर हमने ये पढ़ लिया कि चार्ज मेथड ऑफ चार्जिंग, मतलब चार्ज आवेशित करने की विधियां पढ़ लिया कि कैसे किसी चीज को चार्ज करते हैं। ठीक है, चार्जिंग मेथड पढ़ लिया। चार्जिंग मेथड आपके कौन कौन से होते थे? एक बाई फ्रिक्शन मेथड, बाई कंडक्शन मेथड और बाई इंडक्शन मेथड। ठीक है, ये तीन चीजें इनकी वो पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ा कि इसका मास पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, कोई चार्ज, यदि कोई एटम है, यदि उससे चार्ज ले लिया जाता है, उससे चार्ज ले लिया जाता है तो उस पर कैसा चार्ज आएगा। यदि उसको चार्ज दिया जाता है तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, और उसके मास की, इन सब की बातचीत हो चुकी थी। आज आगे बात होगी। आज आगे भैया हम लोग बात करेंगे आपके प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेशों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो आगे बढ़ने से पहले यह है आपका प्यारा सा चैनल ओलंपिया क्लासेस। इसको आप, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए ठीक है, तो अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेशों के गुण। आवेशों के गुण क्लियर? तो इसमें से पहला गुण है जो कि मैं कल भी लिखवा चुका हूं। क्या है कि सेम नेचर के चार्ज एक दूसरे से दूर जाते हैं और अपोजिट नेचर के चार्ज एक दूसरे के पास आते हैं। मतलब कि सेम नेचर के चार्ज, मतलब समान आवेशित कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत आवेशित कण एक दूसरे की ओर आते हैं, मतलब उनको आकर्षित करते हैं। तो पहला ये मैं आपको लिखवा चुका हूं, इसको लिखवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और यही है। अब आपका दूसरा पॉइंट है इस पर, तो पहला आप वही लिख लीजिएगा कि, चलिए मैं लिख देता हूं कि यदि पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, आपके दो पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये क्या करेंगे? ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, रिपेल करेंगे, यानी प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। और यदि एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है तो ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए। और यदि निगेटिव है तो भी ये क्या करेंगे? निगेटिव तो भी ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। चलिए ठीक है, ये चीज हो। पहला वाला ये होगा कि सेम नेचर के चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट नेचर के चार्ज एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं। ये फंडा पहला क्लियर हुआ। दूसरा फंडा है कि दूसरा लिखेगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
आवेशों का संरक्षण, आवेश का संरक्षण। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भैया क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यह कहता है कि किसी भी एटम पर जितने इलेक्ट्रॉन हैं या प्रोटॉन है, जितना चार्ज है उतना ही रहेगा। चार्ज ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता है, बात समझ रहे हो? चार्ज को ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता है और ना ही उसे खत्म किया जा सकता है। चार्ज को ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। तो यानी कि चार्ज जितना पहले था उतना ही बाद में भी रहेगा। तो यहां पर लिखेंगे चार्ज कैन नॉट बी क्रिएट और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। वही है कि चार्ज को क्या किया जा सकता है, ना तो आप इसको उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसे खत्म कर सकते हैं। इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजा जा सकता है, लेकिन चार्ज को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, तो यही है कि चार्ज आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, अरे यार जैसे आप लोगों ने पढ़ा है ना, ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर इट्स फेजेस। ठीक है, मतलब कि एनर्जी को आप जो है क्या करते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन एनर्जी को आप ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से है दूसरा इसका कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। नोट कर लीजिए इसे। अब है अगला, इस पर है, हटा दूं इसे, लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलिए, अब अगला है मेरे भाई एडिशन ऑफ चार्ज। क्या है? एडिशन ऑफ चार्ज, आवेशों को जोड़ना, आवेशों का जुड़ना। तो चार्ज कैसा है? चार्ज है आपका स्केलर क्वांटिटी, मतलब अदिश राशि है। चार्ज कैसी है? अदिश राशि। तो जैसे हम नॉर्मल मैथमेटिक्स में करते ना कि 1 + 2 - 3 + 4 - 5, उसी तरीके से ये क्या होंगे, ऐड होंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, मतलब ये चार्ज क्या है? आवेश एक अदिश राशि है। इट कैन सिंपली एडेड अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। मतलब सिंपल मैथमेटिक्स के द्वारा, सिंपल गणित के नियमों द्वारा इसे जोड़ा जा सकता है। ठीक है, जैसे मान के चलो कि आपके पास कुछ चार्ज हैं, n चार्ज हैं, ठीक है ना, उनको जोड़ना है। तो यदि मान के चलो ये टोटल चार्ज है और ये छोटे छोटे चार्ज, इसको कि एक 1Q जुड़ा हुआ है, एक प्लस का 2Q का चार्ज है, एक -3Q का चार्ज है, प्लस का 4Q चार्ज है,
प्लस का 7q चार्ज है, माइनस का 8q चार्ज है। तो जैसे सिंपल सी मैथ जैसे हम इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जैसे सिंपल सी मैथ लगाते हैं वैसे ही इनको क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 7 1 8, ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, 4 2 6, 6 प्लस का हो गया और माइनस का 3, तो कितना हो गया टोटल चार्ज आपका कितना आ गया, 3q। ठीक है, देखा ना कैसे एडिशन किया, सिंपल मैथमेटिक्स लगाई है। क्या लगाई है, सिंपल मैथमेटिक्स हमने लगाया है। ठीक है, चलिए ये हो गया, लिख लिया होगा आप लोगों ने, नहीं तो लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चले। बहुत आराम चलेंगे, ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भी थोड़ा सा एक चीज करेंगे कि जो मैं हिंदी में आपको डिफिनीशन बोलता हूं ना, तो यार हिंदी लिखने में थोड़ा सा दिक्कत है, तो आप उसको एज इट इज जैसे मैं बोलता हूं आप ऐसे लिख लिया करिए, तो आपके लिए मतलब कोई टफ वाली बात नहीं है, समझ तो आप रहे ही हैं। ठीक है, चलिए तो अब इसमें अगली हेडिंग है इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑन चार्ज। मतलब अगली हेडिंग क्या है, उसी के प्रॉपर्टी पर है, इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑन चार्ज। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि वेलोसिटी का चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। वेलोसिटी का मैं लिखे दे रहा हूं, वेलोसिटी हैव नो इफेक्ट ऑन चार्ज ऑफ ए बॉडी। किसी बॉडी के चार्ज पर वेलोसिटी का प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब बॉडी की वेलोसिटी पर चार्ज का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, बातचीत हो गई। क्या बातचीत हुई, बातचीत यह हुई कि वेलोसिटी का इफेक्ट नहीं होता है किस पर, चार्ज पर। किसी चार्ज की बॉडी पर जो है वेलोसिटी का इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि देखिए चार्ज यदि मूव कर रहा है, बात ध्यान दीजिएगा, पहला क्या है, चार्ज है, और चार्ज कैसा है आपका, स्थिर है, मतलब फिक्स्ड है। फिक्स्ड का मतलब नॉट मूव नहीं कर रहा है, मतलब चल नहीं रहा है। चार्ज आपका एक जगह पर स्थिर है, चल नहीं रहा, फिक्स्ड है उस जगह पर। तो इस चार्ज की जब हम स्टडी करेंगे तो इसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको हिंदी में कहते हैं वैद्युत स्थैतिकी। इलेक्ट्रोस्टैटिक को हिंदी में कहते हैं वैद्युत स्थैतिकी। क्लियर है कि यदि आपका चार्ज मूव ना कर रहा हो, चार्ज फिक्स हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर यही है कि चार्ज आपका क्या रहा हो, चार्ज आपका मूव कर रहा हो विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। चार्ज मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो जब यहां पर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करने लगेगा तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे प्लस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। ईएफ का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वैद्युत क्षेत्र। एमएफ मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मतलब आपका चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपका चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, मतलब नियत वेग से यदि आपका आवेश चले, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर यदि चार्ज मूव्ड विथ चार्ज स्टार्ट मूविंग विथ एक्सीलरेशन। कैसे,
एसिलरेशन, चार्ज जो है आपका एसिलरेशन के साथ मूव करने लगे, आवेश आपका त्वरण के साथ आगे बढ़ने लगे, चार्ज जो है आपका एसिलरेशन के साथ मूव करने लगे, तो उस समय हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का अध्ययन कब करेंगे? जब चार्ज हमारा एसिलरेट रूप से, त्वरण के रूप में आगे बढ़ेगा, जब आवेश त्वरण के से चलने लगे, जब आवेश के पास क्या आ जाएगा? त्वरण आ जाएगा, चार्ज के पास क्या आ जाएगा? आपका एसिलरेशन आ जाएगा, तो उस समय हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे। ठीक है, यदि चार्ज आपका कैसा है? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, नियत वेग से चल रहा है, तो उस समय हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। यदि चार्ज आपका क्या है? कांस्टेंट है, मतलब एक जगह पर रुका हुआ है, चार्ज फिक्स्ड है, नॉट मूव नहीं कर रहा है, तो उस जगह पर हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को क्या कहते हैं हिंदी में? वैद्युत स्थैतिकी। चलिए, तो ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई। आखिरी प्रॉपर्टी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हटा देता हूं इसे, आप इसे छाप लीजिए। ठीक है, नोट कर लिए। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेरे भाई। उस प्रॉपर्टी का नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्या नाम है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का, आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, समझते कैसे हैं कि इसने कहा कि किसी बॉडी पर Q चार्ज है। कितना चार्ज है? Q चार्ज है। तो Q चार्ज जो होगा N इंटू E। E क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो E है, E है, ये इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज ऑन, ये क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपका चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्लियर है मेरे भाई? इतना तो जहां तक है आपको क्लियर होगा। ठीक है, जहां पे n क्या है? n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? n है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि किसी भी वस्तु पर या किसी भी बॉडी पर जितने आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, जितना आपका चार्ज होगा, उसको हम N इंटू E के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसी बॉडी में जितने भी चार्ज होगा, जो भी चार्ज होगा, उस चार्ज को हम N इंटू E के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये क्यों? क्या है? टोटल चार्ज ऑन बॉडी। क्या है? टोटल चार्ज ऑन बॉडी। बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है, बॉडी के ऊपर कितना चार्ज रहेगा, या किसी भी वस्तु पर कितना आवेश रहेगा, क्यू उसको दिखा रहा है, कैपिटल क्यू। ये बराबर होगा स्मॉल n इंटू ई। ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा? तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, तो इसने कहा है कि किसी बॉडी पर टोटल चार्ज जो हो सकता है, उसको हम n इंटू ई के फॉर्म में लिख सकते हैं n इंटू ई के फॉर्म में लिख सकते हैं। और n ओनली इंटीजर क्या होगा? इंटीजर नंबर। n क्या होगा? ओनली इंटीजर नंबर, मतलब केवल पूर्णांक संख्या होगी। क्या होगी? केवल पूर्णांक संख्या होगी। बात समझिएगा, पूर्णांक संख्या मतलब n को आप फ्रिक्शन के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते हैं। आप n को
फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते। फ्रैक्शन मतलब भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। एन की वैल्यू आपकी हमेशा प्लस माइनस का 1 2 3, प्लस माइनस को तो कुछ भी लग सकता है, प्लस लगाओ या माइनस लगाओ, लेकिन जो एन की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, इंटीजर होगी, 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है ना। एन की वैल्यू आपकी कभी भी 1/2 या 3/4 या 4/6 ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना मेरे भाई। एन की वैल्यू जो भी होगी क्या होगी, इंटीजर होगी। इसी को क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या आवेश का क्वांटीकरण। मतलब आपका इलेक्ट्रॉन की मिनिमम जो यूनिट होगी वो 1 इलेक्ट्रॉन होगी, मतलब जो आवेश होगा 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन को हम इससे, चार्ज की इससे छोटी यूनिट नहीं हो सकती, चार्ज की 1 इलेक्ट्रॉन से छोटी यूनिट नहीं हो सकती, इसका मतलब यह है, ठीक है। हटा दूं इसे, बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये रहा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज खत्म। अब शुरू करते हैं आपका कूलॉम्स लॉ, ठीक है। हटा दूं इसे, चलिए। तो आई होप ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छी तरीके से नोट्स आप बढ़िया मस्त बनाइए और उस नोट्स को बार बार पढ़िए, ठीक है। और देखिए, फिजिक्स का मेन मतलब होता है आप कितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए क्या रहेगा मेरे भाई, बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है ना। चलिए, अच्छा मैं एक चीज बता दूं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि मतलब चार्ज जो हो सकता है वो 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे रूप में हो सकता है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन से छोटी यूनिट नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली, कौन सा कली, प्रैक्टिकली अभी जो ताजा आपका रिसर्च हुआ है, जो ताजी जो रिसर्च हुई है, उसके अनुसार आपका चार्ज जो है 1/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर या 2/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर भी होता है, लेकिन यह आपके सिलेबस में अभी ऐड नहीं हुआ है। इस वजह से जो हमारा पूरा वर्षों से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है, हम उसी को पढ़ेगा, ठीक है। यानी जो मैंने आपको पढ़ाया है, आपको यदि वहां पर आ रहा है एग्जाम में कि व्हाट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है, आवेशों का क्वांटिटीकरण क्या है, यदि ये आपसे पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि किसी बॉडी पर कुल चार्ज को हम Q बराबर N इंटू E के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और Q टोटल चार्ज है। N शुड बी इंटीजर, N को क्या होना पड़ेगा, पूर्णांक संख्या होना पड़ेगा, ठीक है। ये बात हो गई। अब देखिए, अब बात आती है कूलॉम्स लॉ की, किसकी, कूलॉम्स लॉ की। तो मस्त बढ़िया से हेडिंग लगाएंगे, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम। देखिए, इसको जो है ना, मैंने जो है ना इसको 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में, 2 भागों में। पहला हम मान लेते हैं, अच्छा इसके पहले हम कूलॉम्स लॉ के लिए हेडिंग तो डाल लिया, लेकिन इसके पहले सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स, वैद्युत बल, वैद्युत बल। तो किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स किसे कहते हैं, वैद्युत बल किसे कहते हैं। तो वैद्युत बल मेरे भाई इसे कहते हैं कि यदि किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों को यदि वो पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है,
तो वो एक दूसरे की तरफ आकर्षण बल लगाएंगे। कैसा लगाएंगे? आकर्षण बल। यानी यदि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगाएंगे। यदि एक आपका चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है तो ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, मतलब रिपल्सिव नेचर का फोर्स लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षण फोर्स लगाएंगे, प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। बात क्लियर हुई? तो वैद्युत बल किसे कहते हैं? तो किन्हीं दो आवेशों के मध्य, ठीक है, किन्हीं दो आवेशों के मध्य, हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को, किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को वैद्युत बल कहते हैं। ठीक है, अब जो है इंग्लिश में हम देखेंगे तो द फोर्स एक्टिंग between two charges is known as इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये रहा। ठीक है, लिख लिया कि किन्हीं भी दो चार्जों के बीच लगने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं या इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। यह फोर्स आपका, यदि चार्ज आपके कैसे मेरे भाई, चार्ज सेम है तो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। यदि चार्ज आपके कैसे हैं, अपोजिट नेचर के हैं, तो यह एक दूसरे को अट्रैक्टिव करेंगे। ठीक है, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगाएंगे। चलिए, तो अब मैं इसको हटा देता हूं। आपने, आई होप आपने इसे लिख लिया होगा। ठीक है, लिख लिया। चलिए, अब देखिए क्या होता है कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम को पढ़ते हैं। तो इसमें मेरे भाई मैंने कुल मिलाकर एनसीईआरटी में आपका एक ही डिफिनीशन देके हटा दिया है। कोई बात नहीं, डिफिनीशन एक ही रहेगी, लेकिन मैंने इसके केस दो बना लिए। कितने केस बनाए हैं? दो केस। तो पहला केस बनाया है कि केस 1, ठीक है, व्हेन एयर इज filled between the two charges। ठीक है, हिंदी वाले जो है हेडिंग डाल लेंगे, जब दो आवेशों के मध्य हवा हो, जब दो आवेशों के मध्य हवा हो, वायु हो, जब दो आवेशों के मध्य वायु हो। ठीक है, तो पहले देखिए, अब हम इसको समझ लेते हैं ये क्या कह रहा है। अच्छा, पहले एक चीज और कि कूलॉम्स लॉ केवल और केवल आपका पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। किसके लिए? कूलॉम्स लॉ, नोट डाल के लिखिएगा कि कूलॉम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। कूलॉम्स लॉ केवल बिंदु आवेशों के लिए वैलिड है। मतलब कूलॉम्स लॉ को हम तभी लगा सकते हैं जब चार्ज या आवेश आपके कैसे हो, पॉइंट के रूप में हो या बिंदु आवेश के रूप में हो। ठीक है, कूलॉम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। कूलॉम्स लॉ केवल और केवल पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। ठीक है, जैसे देखिए कि ये पॉइंट चार्ज के रूप में एक Q1 है और ये एक Q2 है, तो ये इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। अब ये Q1 या Q2 में भी हो सकता है ये पॉजिटिव चार्ज हो या दोनों निगेटिव हो या एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, वो एक अलग की बात है। ठीक है,
तो कूलॉम्स लॉ लगाने के लिए, कूलॉम्स लॉ को अप्लाई करने के लिए चार्ज को आपको कैसा होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए मेरे भाई। कैसा होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आगे की बात करते हैं। आगे की बात यह है, क्या बात है मेरे भाई, आगे की बात यह है कि यदि मान के चलो कि आपका चार्ज कुछ बड़ा हो, चार्ज क्या हो, कुछ बड़ा हो, आपका चार्ज कुछ बड़ा हो, एक चार्ज Q1 और एक चार्ज Q2 हो जो बड़े हैं, लेकिन इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की जो दूरी है वो इनके साइज की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। मतलब इनके आकार के अपेक्षा इनके बीच की जो दूरी है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इनके साइज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। ठीक है, डिस्टेंस इज वेरी वेरी लार्जर देन दीज टू चार्जेस। ठीक है, इन दो चार्जों के आकार के कारण, साइज के कारण जो ये आपको चार्ज कैसे दिख रहे हैं, बड़े बड़े दिख रहे हैं, लेकिन हम मान रहे हैं कि इनके बीच में जो दूरी है ना वो बहुत ज्यादा है, बहुत अधिक है, दूरी आपकी बहुत अधिक है। तो उस जगह पर हम इसको पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं, पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। बात समझ में आ गई। कब मानेंगे, जब इन दोनों, जब जो भी दो चार्ज होंगे उनके बीच क्या होगा, उनके बीच मेरे भाई जो दूरी होगी वो क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो उस वजह से ये क्या हो जाएंगे, एज ए पॉइंट चार्ज के रूप में हम इन्हें ट्रीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए हो गया, हटा दूं। तो देखिए मेरे भाई ये क्या बोला है कि आपको क्या लगाना है, जब कूलॉम्स लॉ के बारे में बताना है, और बोला क्या है कि कूलॉम्स लॉ तब बताना है जब उनके बीच में क्या भरी हुई हो, हवा भरी हुई हो। ठीक है, एयर भरी हुई हो। तो एक हमने लिया चार्ज Q1 और एक लिया चार्ज Q2। तो इसने कहा है, कूलॉम्स लॉ ने कहा है, कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि किन्हीं दो चार्जों के मध्य, हिंदी वाले लिख लेंगे, किन्हीं दो चार्जों के मध्य यदि एयर भरी हुई हो, क्या हो, मीडियम यहां पर क्या है, ये जो मीडियम है इनके बीच में क्या है, एयर है। यदि किन्हीं दो चार्जों के मध्य हवा भरी हुई हो तो उन चार्जों के मध्य लगने वाला वैद्युत स्थैतिकी बल अपने आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, मतलब Q1 और Q2 अपने आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तथा यदि इनके बीच की दूरी कितनी हो, r हो, कितनी हो, r हो, तो अपनी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यदि मैं इन दोनों को अब क्या लिखूं, एक साथ मिला के लिखूं, तो Fe डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां पर यदि मैं Fe इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां पर K, ये जो K है, K आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब अब मैं इसको क्या बताऊं, प्रोपोर्शनैलिटी का नहीं पता हिंदी में क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, एक नियतांक है। क्या है, एक नियतांक है, या K क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। और इसका जो मान है, K की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है किन चीजों पर, K डिपेंड्स ऑन, K की वैल्यू निर्भर करती है, डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन द चार्जेस, द मीडियम बिटवीन द
चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, के जो है किस बात पर निर्भर करता है? के आपका निर्भर करता है कि इनके बीच की दूरी कितनी है, चार्जों के बीच की दूरी कितनी है, और आपका चार्जों के बीच में मीडियम क्या है, मतलब माध्यम क्या है। ठीक है, के डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अब देखिए फिर से मैं एक बार बता देता हूं कूलॉम्स लॉ क्या कहता है। कूलॉम्स लॉ कहता है कि हमारे पास दो पॉइंट चार्ज हैं Q1 और Q2, इनके बीच की डिस्टेंस R है, और यदि Q1 और Q2 के बीच में एयर है, मतलब कुछ नहीं है, क्या है, एयर है, क्या है, एयर है या वैक्यूम है, मान लीजिए एयर मान लीजिए या वैक्यूम मान लीजिए। ठीक है, वैक्यूम का मतलब निर्वात होता है, क्या होता है, निर्वात होता है। ठीक है, एयर कह लीजिए या वैक्यूम कह लीजिए। तो इन्होंने क्या कहा, हिंदी मीडियम वाले एक बार फिर से देख लेंगे कि किन्हीं दो चार्जों के मध्य लगने वाला विद्युत स्थैतिकी बल उन दो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये उसका स्टेटमेंट है कूलॉम्स लॉ का। कूलॉम्स लॉ के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत स्थैतिकी बल उन दो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों को एक साथ मिला दिया तो ये वाली आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा के, क्या आएगा, के स्मॉल के क्या है, एक नियतांक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। के की वैल्यू डिपेंड करती है, के का मान निर्भर करता है किस बात पर, के का मान निर्भर करता है कि Q1 और Q2 के बीच में माध्यम कौन सा है, मतलब क्या भरा हुआ है। ठीक है, और यह डिपेंड करता है कि इनके बीच की दूरी क्या है, और यह डिपेंड करता है कि Q1 और Q2 पर चार्ज कितना है, कितना चार्ज है। ठीक है, के आपका तीन चीजों पर निर्भर करता है। किस किस पर निर्भर करता है, के निर्भर करता है आपका Q1 और Q2 पर चार्ज क्या है, ठीक है, यानी कि मात्रक क्या है चार्ज का। दूसरा निर्भर करता है इनके बीच की दूरी क्या है। तीसरा निर्भर करता है कि इनके बीच में, मतलब चार्जों के बीच में क्या भरा हुआ है, मीडियम क्या है उनके बीच में, माध्यम क्या है, इस बात पर निर्भर करता है। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश वालों के लिए क्या है कि ये कह रहा है कि आपको कूलॉम्स लॉ का, तो कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस the electrostatic force acting between two charges is directly proportional to the product of these two charges and inversely proportional to square the distance between these two charges, square the distance between these two charges। ठीक है, यही है, मैं इसको लिख दूं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज directly proportional to the product of these charges and inversely proportional to the
स्क्वायर द डिस्टेंस, स्क्वायर द डिस्टेंस बिटवीन देम, बिटवीन देम। ये जो है आपका कूलॉम्स लॉ का पूरा क्या है, कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट है। ठीक है, जब उनके बीच में क्या भरी हुई हो, एयर भरी हुई हो। ठीक है, अब देखिए आपकी जो k की वैल्यू है, k की जो वैल्यू है ये होता है k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बता रहे हैं, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। हिंदी में इसे कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट को हिंदी में क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। के की जो मेरे भाई वैल्यू आती है, के की जो वैल्यू आती है ये होती है 9 गुणे 10 की पावर 9, 9 गुणे 10 की पावर 9, 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ये इसकी क्या होती है, डायमेंशन होती है। क्योंकि देखिए डायमेंशन ये क्या रहा, फोर्स रहा, तो फोर्स की यूनिट कितना हो जाएगा भाई, देखिए के बराबर यहां से आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू एफ ई इंटू आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 और Q2, यही रहेगा। तो ये एफ ई क्या हो गया, न्यूटन। भाई फोर्स किस में होता है, न्यूटन में। डिस्टेंस आपका मीटर में, तो मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये क्या है, इनकी यूनिट किस में होगी, कूलॉम का। तो कूलॉम का स्क्वायर, ये कूलॉम और ये कूलॉम, तो कूलॉम इंटू कूलॉम क्या हो जाएगा, कूलॉम स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है मेरे भाई 8.85 गुणे 10 की पावर -12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस स्टेटमेंट को नोट करेंगे। इस स्टेटमेंट को नोट करने के बाद आप ये फार्मूला इसको बनाएंगे, इस फिगर को बनाएंगे, और इस फिगर के बाद आप इसको लिखेंगे, यहां तक पहुंचेंगे। यहां तक पहुंचने के बाद आप k की वैल्यू दिखाएंगे। k क्या है, k इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। फिर लिखेंगे k डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। और फिर आप k की वैल्यू यहां पर, फिर आप k की वैल्यू लिखेंगे, फिर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, और फिर k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये लिखेंगे। तो आप यदि देखेंगे तो फाइनली आपका जो फोर्स आता है ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यदि बुक में देखेंगे तो आपको ऐसे मिलेगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, हो गया मेरे भाई, आगे बढ़े, नोट कर लिया। चलिए हटा देते हैं, हटा दूं, चलिए कोई नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक आपको क्या है, एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, मतलब निर्वात की विद्युतशीलता। एक एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन होता है, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। और ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, माध्यम की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं इसे हिंदी में, माध्यम की विद्युतशीलता। लिख लीजिएगा, एप्सिलॉन बराबर माध्यम की विद्युतशीलता। क्लियर है। अब एक होता है एप्सिलॉन आर, ये क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी। इसको क्या बोलते हैं,
रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी इसको क्या कहते हैं? सापेक्षिक विद्युतशीलता या सापेक्ष विद्युतशीलता, सापेक्ष विद्युतशीलता। ठीक है, अब जो है एप्सिलॉन आर जो होता है ना, एप्सिलॉन आर होता है एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये है आपका परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी या ER को ही हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे? कैपिटल K से। और ये ER ही क्या कहलाता है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या कहलाते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको हिंदी में कहते हैं वैद्युतशीलता नियतांक। क्या कहते हैं? वैद्युतशीलता नियतांक, वैद्युतशीलता नियतांक, वैद्युतशीलता नियतांक। ये ठीक है, तो आप इनको नोट कर लीजिए। हो गया मेरे भाई, चलिए हटा दूं। चलिए, तो आपका केस 1 आपका कंप्लीट हो गया, केस 1 आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब आज का आखिरी टॉपिक इसका कि जब आपका इसमें क्या भरा हुआ हो। देखिए, इसमें मैंने 3 केस बनाए हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ 2 केस ही बना पाऊंगा। ठीक है, अगले लेक्चर पे आपका तीसरा केस से आगे चलेंगे। ठीक है, तो पहला केस हो गया कि जब आपका क्या भरी रहती है? एयर भरी रहती है। दूसरा क्या है कि कूलॉम्स लॉ फॉर कूलॉम्स लॉ फॉर कंप्लीट डाइलेक्ट्रिक मीडियम। हेडिंग डालिएगा, कूलॉम्स लॉ फॉर कंप्लीट डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक मीडियम का मतलब क्या है कि यदि अब उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम पूरा का पूरा क्या हो? भरा हुआ हो। क्या भरा हुआ हो? यदि ये रहा Q1 और ये रहा Q2। अब मैं यहां पर आपको वो नहीं लिखूंगा, स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये चार्ज तो वही रहेगा। अब K से मैंने बना दिया, ठीक है ना, ताकि क्वेश्चन यदि आ जाए तो आप आसानी से कर सकें। ठीक है, तो एक चार्ज रहा ये Q1 और एक चार्ज रहा Q2। इनके बीच की डिस्टेंस आपको R दी हुई है, डिस्टेंस आपको R दी हुई है। इनके बीच में जो मीडियम जो भरा हुआ है, जो मीडियम भरा हुआ है, इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या है? K है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका K है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका K है। यहां पर आप फोर्स निकालेंगे, किसके लिए? फोर्स मीडियम के कारण। मतलब कि यहां पर आपका मीडियम है K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम प्रेजेंट
बिटवीन चार्जेस। ठीक है, इनके बीच में दो चार्जों के बीच में मीडियम भरा हुआ है। ठीक है, यहां से एक आपको एयर वाला तो आपको पता ही है ना कि ये रहा Q2 और ये रहा Q1, इनके बीच की डिस्टेंस आपकी R है और यहां पर एयर है। क्या है? एयर है। क्या है? एयर है। ये मीडियम है और यहां पर क्या है? ये एयर है। ठीक है, तो अब आपको यदि मैं K की वैल्यू निकालूं, ये क्या है? F air when air is present between the charges, when air is present between the charges, क्या है? इनके बीच में एयर भरी हुई है। ठीक है, तो यदि मैं K की या रिलेटिव परमिटिविटी की यदि मैं बात करूं तो ये होता है F एयर डिवाइडेड बाई F मीडियम। क्या होता है? F मीडियम। ठीक है, क्या होता है? F एयर डिवाइडेड बाई F मीडियम। और मैं एक चीज और बता दूं, ये जो आपका जो K होता है, K आपका कहां से कहां के बीच में होता है? 1 से लेके इनफाइनाइट तक, 1 से लेके इनफाइनाइट तक, 1 से लेके इनफाइनाइट तक। तो K की वैल्यू 1 कब होगी? जब उनके बीच में क्या होगा? एयर। और K की वैल्यू इनफाइनाइट कब होगी? मेटल के लिए। किसके लिए? मेटल के लिए। मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम मतलब मिनिमम कितनी हो सकती है? 1। मिनिमम कितनी हो सकती है? 1 और मैक्सिमम इनफाइनाइट। K की वैल्यू 1 तब होगी जब उन दो चार्जों के बीच में मीडियम क्या होगा? एयर। और K की वैल्यू इनफाइनाइट कब होगी? यदि उनके बीच में क्या होगा? मेटल हुई होगी, मेटल भरा होगा, तब के लिए। ठीक है, तो आप यदि यहां से F मीडियम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? F मीडियम। हटा दूं इसे, लिख लीजिएगा। चलिए, अच्छा इसको आपने लिख लिया ना, चलिए मैं हटा देता हूं। तो अब मैं यहां से F मीडियम लिखूंगा। F मीडियम लिखा मेरे भाई मैंने, तो F मीडियम आपका क्या हो जाएगा? F मीडियम बराबर हो जाएगा F एयर डिवाइडेड बाई K कह लीजिए। तो F मीडियम आपका हो जाएगा, F एयर भी आपने निकाला था, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू कैपिटल K। क्या यही तो लिखा था? F बराबर K Q1 Q2 अपॉन दिस। चलिए, अब आपको पता है कि K बराबर क्या है? एप्सिलॉन R। तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी? K Q1 Q2 और कैपिटल K की वैल्यू कितनी है? एप्सिलॉन R। ठीक है, कितनी वैल्यू है? एप्सिलॉन R। और इसको हम और लिख सकता है, क्या लिख सकता है? एप्सिलॉन R की वैल्यू अभी आपको पता है, अभी आपने पिछले के लिए निकाला है, तो कितना आया है? एप्सिलॉन R की वैल्यू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो किया है। ठीक है, क्या लिखा है? एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो किया है। तो K की वैल्यू यदि मैं देखूं, क्या देखूं? K की वैल्यू यदि हम देखें तो यहां पर एप्सिलॉन मतलब मीडियम, ये क्या परमिटिविटी ऑफ मीडियम है? किसकी है? मीडियम की परमिटिविटी है। किसकी है? मीडियम की परमिटिविटी। ध्यान दीजिएगा, तो यहां से मैं, और ये क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी या आपकी मीडियम की परमिटिविटी। तो यहां से ये क्या आ जाएगा? F मीडियम आपका आ जाएगा K
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और परमिटिविटी, मीडियम की परमिटिविटी आपकी कितनी आ जाएगी, ई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये आप इसको लिख सकते हैं, आई होप लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पर के नहीं लिखेंगे सॉरी, चलिए एक मिनट, यहां पर आप के नहीं लिखेंगे, के नहीं लिखेंगे। देखिए मैं भी इसको अभी बता रहा हूं, एक मिनट, आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आया होगा। के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q1 Q2 अपॉन के की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आर इंटू आर का स्क्वायर। तो ई आर और इंटू ई नॉट, ये क्या है, मीडियम की परमिटिविटी है। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, क्योंकि वो मीडियम की परमिटिविटी आ गई, और ये आर स्क्वायर। तो एफ मीडियम मेरे भाई आपका ये आ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा सा आप प्रयास करिएगा, तो नोट्स बना के थोड़ा सा देखिएगा हमने किया क्या है इस पर। देखिए जब हमने इस पर मीडियम भर दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का के का मीडियम भर दिया, और यहां पर एयर भर दिया, ठीक है। तो जब एयर के लिए फोर्स आपको पता है, अभी इसके पहले वाले केस में निकाल चुके हैं, क्या होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां के क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहां से ये कैपिटल के है, वो क्या था, स्मॉल के था। तो कैपिटल के की वैल्यू क्या है, ये इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, और ये बराबर होता है एफ एयर डिवाइडेड बाय एफ मीडियम के। तो यहां से एफ मीडियम मतलब मीडियम के लिए जो फोर्स आएगा इनके बीच में, जो यदि मीडियम भरा हुआ तब के लिए जो फोर्स आएगा वो एफ एयर डिवाइडेड बाय के। एफ एयर क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब के को हम क्या लिख सकते हैं, ई आर, तो लिख दिया ई आर। अब जो स्मॉल के है उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, स्मॉल के की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर को, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर को मैं यहां से एप्सिलॉन लिख सकता हूं, तो ये रहा। तो ये आपको यहां से मीडियम के लिए मिल गया, ठीक है। तो अब आप इसकी जाके जबरदस्त नोट बना लीजिएगा। नोट्स बनाने के बाद आप इनको बार बार देखते रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर पे। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है ना। और आपको ये जो क्लास 12th का जो पहला पार्ट है ना बुक का, क्लास 12th में जो फिजिक्स का पहला पार्ट है, वो भैया ऐसी है कि यदि आपने इसका पहला लेक्चर देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, तो ठीक है, तभी समझ में आएगा, यदि आप कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने पहला चैप्टर छोड़ दिया तो आपको दूसरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा, ठीक है, मतलब दूसरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपने पहला नहीं पढ़ा ना तो आपको दूसरा नहीं आएगा, यदि आपने दूसरा नहीं पढ़ा तो आपको तीसरा चैप्टर नहीं आएगा। ये पूरी की पूरी बुक एक दूसरे चैप्टर से इंटरलिंक्ड है, ठीक है। मतलब जितने भी चैप्टर हैं उसके लिए पहले वाला चैप्टर आना जरूरी है, ठीक है। और उसके पहले के लिए तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी बुक ही एक ऐसी है कि यदि आपने इसको अपने हल्के में लिए तो ये आपकी पहली वाली एनसीईआरटी की पहला पार्ट आपका पूरा का पूरा तरह से क्या हो जाएगा, रियून्ड हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, बैनिश्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से शुरू से लेक्चर देखना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर पे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।